राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आपकी लगन कुंडली का चंद्रमा किसी भी भाव में मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि में बैठा हो तो चंद्रमा उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करेगा और अपने बैठने वाले भाव को पावरफुल कर देगा। और जिस भी नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र को और उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को तब तक पावरफुल बनाए रखेगा जब तक उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की महादशा खत्म नहीं हो जाएगी। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र वृषभ, कन्या और मकर राशि में 10 डिग्री के बाद शुरू होते हैं और 23 डिग्री 20 मिनट तक होते हैं। अगर चंद्रमा इन तीनों नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हो तो जिस भाव में वह नक्षत्र है उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है और उस भाव को पावरफुल कर देता है। कई बार सभी ग्रह अपने नक्षत्र में बैठकर कमजोर हो जाते हैं और अपने कारक तत्वों में से किसी एक कारक तत्व को हमारे जीवन में से खत्म कर देते हैं। चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो और चंद्रमा की दृष्टि मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो चंद्रमा उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है और उस भाव को पावरफुल बना देता है। चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो और चंद्रमा की दृष्टि अपने ही किसी नक्षत्र पर पड़ रही हो तो चंद्रमा उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है और उस भाव को पावरफुल बना देता है। चंद्रमा किसी भी भाव में मिथुन, तुला या कुंभ राशि में बैठा हो चंद्रमा उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करता है और उस भाव में बैठकर खुद कमजोर हो जाता है या उस भाव को कमजोर कर देता है। चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो और चंद्रमा की दृष्टि मिथुन, तुला या कुंभ राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो चंद्रमा की वह दृष्टि उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करती है और उस भाव को कमजोर कर देती है। चंद्रमा किसी भी भाव में वृषभ, कन्या या मकर राशि में बैठा हो लेकिन अपने ही नक्षत्र में नहीं बैठा हो तो उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करता है और उस भाव को कमजोर कर देता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। जब हमारा जन्म होता है उस समय चंद्रमा किसी भी भाव में और किसी भी राशि में बैठा हो और किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, जिस भी नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र को उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की महादशा तक पावरफुल कर देता है और उस पहली महादशा तक उस भाव के सदा शुभ फल प्रदान करता है। जैसे ही वह महादशा खत्म हो जाती है उस महादशा के खत्म होते ही अगले दिन से जब अगले ग्रह की महादशा शुरू होती है हमारी लगन कुंडली में एक सूक्ष्म चंद्रमा भी होता है। यह बात सुनकर आपको मजाक सा लगा होगा लेकिन यह सत्य है। वह चंद्रमा इस चंद्रमा की अपेक्षा सदा चलता रहता है। वही चंद्रमा हमारे मन का पूर्ण कारक भी होता है। वह चंद्रमा चलना तब शुरू होता है जब हम मर जाते हैं, लेकिन हमें वह हमारी अब की लगन कुंडली में चलता हुआ महसूस होता है क्योंकि वह चंद्रमा हमारे जीवन में सभी ग्रहों की दशाएं उत्पन्न करता है और वह चंद्रमा हमारी मृत्यु तक चलता है। वही सूक्ष्म चंद्रमा जब हम पैदा होते हैं इसी चंद्रमा के साथ बैठा रहता है। उस सूक्ष्म चंद्रमा के कारण हमारी ग्रहों की दशाएं बदलती रहती है। जरा हम विस्तार से समझते हैं। मान लो आपकी लगन कुंडली का चंद्रमा मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में बैठा है। वही सूक्ष्म चंद्रमा भी आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन वह चंद्रमा हमारे जन्म लेने के तुरंत बाद वहां से चलना शुरू हो जाता है और जिस भी नक्षत्र में बैठता है उसी नक्षत्र को पावरफुल कर देता है और साथ में उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को भी पावरफुल कर देता है। हम उस सूक्ष्म चंद्रमा को कभी भी कुंडली में प्रदर्शित नहीं करते हैं, हम उसका केवल दशाओं के रूप में अनुमान लगाते हैं। वह चंद्रमा जिस भी छोटे बड़े नक्षत्रों में से गुजरता है उसी नक्षत्र के स्वामी ग्रह को तब तक पावरफुल बनाए रखता है जब तक वह उस नक्षत्र में बैठा होता है। हमारी लगन कुंडली में
27 बड़े नक्षत्र होते हैं। जब वह सूक्ष्म चंद्रमा इन बड़े नक्षत्रों में बैठता है तो हमारे जीवन में उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की महादशा आती है। जैसे चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में बैठा है तो हमारे जीवन में राहु की महादशा रहेगी और तब तक रहेगी जब तक वह सूक्ष्म चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में बैठा रहता है। जब वह सूक्ष्म चंद्रमा आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है तो हमारे जीवन में गुरु की महादशा शुरू हो जाती है। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है। इस चंद्रमा की एक आदत ये भी है, वह जिस भी नक्षत्र में जाता है उसी नक्षत्र को तब तक पावरफुल बनाए रखता है जब तक वह उस नक्षत्र में बैठा रहता है। सूक्ष्म चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में से चला जाता है वह नक्षत्र और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह वापस नॉर्मल हो जाते हैं। हमारी लगन कुंडली में 27 बड़े नक्षत्र होते हैं। जब यह सूक्ष्म चंद्रमा इन बड़े नक्षत्रों में से गुजरता है तो हमारे जीवन में उस नक्षत्र स्वामी के ग्रह की महादशा उत्पन्न कर देता है। इन बड़े नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 9 छोटे छोटे सभी ग्रहों के उप नक्षत्र होते हैं। जब यह सूक्ष्म चंद्रमा इन उप नक्षत्रों में से गुजरता है तो इन्हें पावरफुल कर देता है और साथ में इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों को पावरफुल कर देता है। जब सूक्ष्म चंद्रमा इन उप नक्षत्रों में से गुजरता है तो हमारे जीवन में अंतर्दशाएं उत्पन्न हो जाती है। इन 9 उप नक्षत्रों में प्रत्येक उन नक्षत्र के अंदर 9 उप नक्षत्र होते हैं। जब सूक्ष्म चंद्रमा इन उप नक्षत्रों में से गुजरता है तो इन नक्षत्रों और इनके स्वामी ग्रहों को पावरफुल कर देता है, जिनके कारण हमारे जीवन में प्रत्यंतर दशाएं आती है। इन उप नक्षत्रों के अंदर प्रत्येक में छोटे छोटे 9 उप नक्षत्र होते हैं। जब सूक्ष्म चंद्रमा इनमें से गुजरता है तो हमारे जीवन में सूक्ष्म दशा आती है। इन उप नक्षत्रों के अंदर प्रत्येक में छोटे छोटे 9 नक्षत्र होते हैं जिनसे प्राण दशा आती है। एक नक्षत्र में 9 उप नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 81 उप नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 729 उप नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 6500 उप नक्षत्र होते हैं। पूरी लगन कुंडली में 1,70,147 उप नक्षत्र होते हैं। इन सभी नक्षत्रों को मंदी और तेज गति में पार करने में सूक्ष्म चंद्रमा को 360 साल लगते हैं। अर्थात आपके वर्तमान समय में जो भी महादशा, अंतर्दशा या प्राण दशा चल रही है वह दशा आपके जीवन में 360 साल पहले आई थी। उस समय आप ना जाने किस योनि में अपने सुख और दुख भोग रहे थे। जब गोचर का चंद्रमा इन उप नक्षत्रों में से गुजरता है तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे बदलाव करता है। जैसे मान लो आपको आज नौकरी से धन मिला है, आप उस समय को नोट कर ले। मान लो आपको सुबह 10:11 पर रुपये मिले हैं, आप उसी समय की के पी ज्योतिषी की कुंडली निकल ले और उसमें चंद्रमा को देखे वह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। मान लो आपने चेक करने के बाद पाया चंद्रमा 5 ग्रहों के छोटे बड़े नक्षत्रों में बैठा है। अब आप एक नोटबुक पर उन 5 ग्रहों के नाम क्रम वाइज लिख ले। अब जब तिबारा जब भी नौकरी से धन मिले वह समय नोट कर ले और फिर से कृष्ण मूर्ति पत्ती से हर बार नई कुंडली बनाए, उसमें चंद्रमा को चेक करे वह किस किस ग्रह के नक्षत्रों में बैठा है, उसे फिर से नोट बुक में नोट कर ले। जब आपकी 2-3 पेमेंट मिल जाए और आपने बार बार चंद्रमा को लिख लिया किस किस ग्रह के नक्षत्रों में बैठा है, अब प्रत्येक बार नोट की हुई चंद्रमा की स्थिति को मिलाए, आप देखेंगे आपको सारी पेमेंट में 1 या 2 ग्रह कॉमन मिलेंगे। अर्थात वह कॉमन ग्रह वह है जिसके पावरफुल होने पर आपको नौकरी से धन मिलता है। जीवन में जब भी पेमेंट रुक जाए तो उस कॉमन ग्रह को पावरफुल कर लेना, 1 या 2 दिन में पेमेंट मिल जाएगी। यह तरीका केवल पेमेंट में ही नहीं प्रत्येक कार्य में यूज होता है। जैसे मान लो हमें बार बार चोट लग रही है तो हर बार समय नोट करो
ऐसे ही चंद्रमा के कॉमन ग्रह निकालो। जो कॉमन ग्रह होगा वही जीवन में जब भी पावरफुल होगा तभी चोट मराएगा। ये जो मैंने नक्षत्र बताए हैं ये सब हमारे शरीर में होते हैं। हमारा मन रूपी सूक्ष्म चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में से गुजरता है उस समय हमारा स्वभाव भी उस नक्षत्र स्वामी ग्रह जैसा हो जाता है। आज के समय में फरोर ज्योतिषियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है जिनके कारण अच्छे ज्योतिषी भी बदनाम होते जा रहे हैं। सभी लोग ज्योतिष का नाम सुनते ही उनके मन में एक ही सवाल आता है, यह भी ठग और ढोंगी ही होगा। मैं यह विधा चाहता तो बिना किसी को सिखाए अपने पास रख सकता था, लेकिन मैं इस विधा को आप सबको सिखाकर यह समझाना चाहता हूँ ज्योतिष विधा गलत नहीं है। हाँ, वो ज्योतिषी गलत है जो इस विधा को अपने मन माने ढंग से दूसरों के सामने गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मेरा एक ही मकसद है, इस विधा को सब कोई सीखे। किसी को भी अपनी कुंडली दिखाने के लिए कभी भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़े। मुझसे बहुत सारे लोग कुंडली दिखाने के लिए मुंह मांगे रुपये देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मैं कुंडली देखने से मना कर देता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य मेरे द्वारा सिखाई गई यह विधा सीख जाता है तो उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। मैं अपना कीमती समय निकालकर इस विधा का प्रचार कर रहा हूँ। इस विधा का प्रचार करने में आप भी मेरा सहयोग करें, खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाए, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर सकते तो सभी वीडियो को लाइक करें और साथ में उन लोगों का धन्यवाद करें जिनके लाइक और शेयर करने से यह विधा आपके पास पहुंच रही है। मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं इसका प्रचार नहीं कर सकता हूँ। इसका प्रचार तो आप सबको ही करना होगा ताकि आपकी तरह कोई जरूरतमंद इस विधा से लाभ ले सके। अगर प्रचार सही से नहीं हुआ, रुक गया तो मैं भी यह विधा सिखानी बंद कर दूंगा। फिर खुद ट्राई करके देख लेना कितनी मेहनत लगती है। इसका प्रचार करना बंद करने से मुझे कोई हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तो अपनी समस्त आवश्यकताएं इस विधा से पूरी कर लेता हूँ। मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे वीडियो बनाने के बाद भी अगर इस विधा का प्रचार आपने नहीं किया तो मुझे कोई दोष नहीं देगा, सब अब सबको ही दोष देंगे। अब आगे आप सबकी इच्छा है, अगर सही जचे तो प्रचार करे, अगर गलत लगे तो मत प्रचार करे। आज के समय में हिंदुओं के सभी त्योहार दो दो मनाए जा रहे हैं। हिंदुओं को ज्योतिष के नाम पर मूर्ख बनाकर ठगा जा रहा है। हमारे पास मोबाइल में कुंडली सॉफ्टवेयर होते हुए भी हम मूर्ख बन रहे हैं। पूर्णिमा और अमावस्या कब की है यह निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको पहलंत्रणिमा देखनी हो तो कुंडली सॉफ्टवेयर से ग्रहों का गोचर देखे, उसमें सूर्य को देखे वह किस भाव में है। जिस भी भाव में सूर्य बैठा है ठीक उसके सामने वाले सप्तम भाव में चंद्रमा के आने पर पूर्णिमा बनती है। पूर्णिमा कितने बजे की है? सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने हो और दोनों की डिग्री कला विकला जितने बजे एक समान हो जाएगी उस समय की पूर्णिमा होती है, और उस समय से 12 घंटे पहले से पूर्णिमा शुरू हो जाती है और उस समय से 12 घंटे बाद तक पूर्णिमा रहती है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में दोनों की सेम डिग्री सेम कला सेम विकला जिस समय होगी उस समय अमावस्या होती है। उस समय से 12 घंटे पहले अमावस्या शुरू हो जाती है और उस समय से 12 घंटे बाद तक अमावस्या रहती है। बहुत से मनुष्य कहते हैं मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता होती है। हम पैदा हुए थे उस समय कौन सा मुहूर्त देखकर पैदा हुए थे? मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिस दिन हम पैदा हुए थे वो दिन हमारे लिए सभी त्योहारों से भी इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमारे लिए सभी अमृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। हमारे जन्म की सही तारीख ईसाई कैलेंडर वाली नहीं होती है, अपितु हमारे जन्म की तारीख ज्योतिष वाली होती है। अर्थात महीना कौन सा है, कार्तिक फागुन चैत्र वैशाख आदि। तारीख कौन सी है, एकादशी दूज चौथ पूर्णिमा अमावस्या पंचम सप्तम।
ये शुक्ल पक्ष की थी या कृष्ण पक्ष की थी। इन सब के हिसाब से हर साल का असली जन्मदिन होता है। हमारे त्योहारों में विशेष क्या होता है, यह जानना भी जरूरी होता है। हमारे त्योहारों वाले दिन विशेष योग होते हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग आदि। जब हम इन योग वाले दिन कोई भी जप, पुण्य, दान आदि करते हैं, तो उसका फल अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। मिठाई या अन्य खाने की वस्तुएं तो हम बिना त्योहारों के भी खा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से योग नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे त्योहारों उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो लोग अपने रोजगार या नौकरी में व्यस्त रहने के कारण हर रोज पूजा पाठ, जप, दान और पुण्य आदि कार्य नहीं कर सकते थे। वे लोग त्योहारों वाले एक ही दिन अवकाश लेकर जप, दान, पूजा पाठ और पुण्य कर ले, और उस मनुष्य को एक ही दिन में किए हुए दान, पुण्य, जप का फल इतना मिल जाए जितना 1 या 2 महीने लगातार जप, दान या पुण्य करने से मिलता है। हमें त्योहारों वाले दिन कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्योहारों वाले दिन किए गए पाप, पुण्य, दान, जप आदि का फल कई गुना ज्यादा होकर मिलता है और मिलकर ही रहता है। क्योंकि इस दिन किए हुए पाप, पुण्य, दान और जप वज्र के हो जाते हैं। अर्थात अगर कोई पाप कर दिया तो ऐसा कोई देवता नहीं है उस पाप को खत्म कर सके, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई पुण्य, दान, जप आदि किया तो उसका भी शुभ फल भोगना ही पड़ेगा। सभी तांत्रिक सिद्धियां केवल त्योहारों के दिन ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि कम जप संख्या में अधिक जप संख्या वाली सिद्धि एक ही दिन में मिल जाती है। ठीक वैसे ही हमारे जन्मदिन के दिन तो सभी योग हमारे लिए उत्पन्न हो जाते हैं। हमें त्योहारों वाले दिन कभी भी कोई शुभ कार्य करने के लिए, जैसे पूजा पाठ, दान, जप के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि त्योहारों वाला पूरा दिन ही शुभ होता है। शुभ में से और अधिक शुभ हम क्या निकालेंगे। त्योहारों से अलग जो अन्य दिन होते हैं, उनमें हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। अन्य दिन भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम दान, पुण्य और जप अपने लिए नहीं अपितु दूसरे मनुष्य के लिए कर रहे हो। अगर हम हमारे खुद के लिए जप, दान और पुण्य कर रहे हैं तो हमें मुहूर्त, राहुकाल, गोधूलिकाल आदि अशुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने लिए किसी भी समय पूजा पाठ, दान और जप कर सकते हैं। ईसाई कैलेंडर में रात को 12 बजे दिन बदल जाता है। जैसे आज सोमवार है, रात 12 बजे के बाद मंगलवार हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगला दिन सूर्य निकलने के बाद शुरू होता है। जैसे सुबह के 4 बजे है तो वह पिछला वार है, अगला वार सूर्य के निकलने के बाद शुरू होता है। कर्क राशि को हम चंद्रमा की स्वराशि मानते हैं। वृषभ राशि को हम चंद्रमा की उच्च राशि मानते हैं। वृश्चिक राशि को हम चंद्रमा की नीच राशि मानते हैं। मेष, सिंह, धनु और मीन राशि को हम चंद्रमा की मित्र राशियां मानते हैं। मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि को हम चंद्रमा की शत्रु राशियां मानते हैं। चंद्रमा की कारक वस्तुओं का दान देने से या चंद्रमा की कारक वस्तुओं का जल प्रवाह करने से चंद्रमा शांत होता है, अर्थात चंद्रमा कमजोर होता है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करने से चंद्रमा शांत होता है। चंद्रमा की कारक वस्तुएं फ्री में लेने से, चंद्रमा के कारक फल, सब्जी, अनाज और दवाइयां खाने से चंद्रमा पावरफुल होता है। जल और दूध पीने से भी चंद्रमा पावरफुल होता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु के नाम जप करने से भी चंद्रमा पावरफुल होता है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से, भागवत कथा पढ़ने और सुनने से, कृष्ण लीला देखने और सुनने से भी हमारी लगन कुंडली का चंद्रमा पावरफुल होता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम हर रोज पढ़ने से केमद्रुम नामक महादुर योग खत्म हो जाता है। अगर किसी मनुष्य का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है या पूर्णिमा के आसपास का है, ऐसे मनुष्यों को भोजन में मीठा अधिक पसंद होता है, अर्थात वे मिठाई खाना अधिक पसंद करते हैं। जिन मनुष्यों का जन्म अमावस्या का है या अमावस्या के आसपास का होता है, उन मनुष्यों को नमकीन भोजन खाना
अधिक पसंद होता है। चंद्रमा का रतन मोती होता है। यह बाजार में 100-200 रुपये में उच्च क्वालिटी का मिल जाता है। मोती के स्थान पर कभी भी ओपल मत पहने। ओपल शुक्र ग्रह को पावरफुल करता है। मोती चंद्रमा ग्रह को पावरफुल करता है। हम किसी भी रतन को किसी भी धातु में जड़वा कर पहन सकते हैं। चांदी चंद्रमा की कारक धातु होती है। धात्विक ग्रह को अधिक मात्रा में पावरफुल नहीं करती है। ये इस प्रकार कार्य करती है, जैसे मान लो हमें चंद्रमा पावरफुल करना है और हम 50 किलोग्राम चांदी के गहने अपने शरीर पर पहन ले। जितना चंद्रमा 50 किलोग्राम चांदी पहनने से पावरफुल होता है, उतना ही चंद्रमा पावरफुल एक मोती के पहनने से हो जाता है। चांदी महंगी भी होती है। इतना वजन शरीर पर पहने रखना भी कोई आसान काम नहीं होता है। इसलिए हम चंद्रमा को पावरफुल करने के लिए मोती का इस्तेमाल करते हैं। मोती हल्का और सस्ता होता है। हम एक मोती के स्थान पर कई मोती भी एक साथ पहन सकते हैं। जब हम कोई भी रत्न एक से अधिक पहनते हैं तो उससे ग्रह भी उतने गुना अधिक पावरफुल हो जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी मंत्र के जाप द्वारा किसी ग्रह को शांत करते हैं, तो हम जितने अधिक मंत्रों का जाप करते हैं, वह ग्रह उतना अधिक कमजोर होता जाता है। कभी भी कोई भी रत्न पहनो तो पहले कुंडली की सही से जांच कर ले, फिर जो ग्रह कुंडली में सबसे अधिक लाभ प्रदान कर रहा हो, उस ग्रह का रत्न पहने।